हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। हमारी न्यू सीरीज आईसीसी चल रही है, जहां पर मैथ साइंस एसएसटी के सभी वीडियोस आपको मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 8। टॉपिक हमारा है राइज ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनल पावर्स। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। सबसे पहले बात करेंगे हम कि यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा न्यू स्टेट्स एंड किंगडम्स। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर कुछ नए नए स्टेट्स और किंगडम्स जो थे वो उनका डेवलपमेंट हुआ, या कहते हैं वो सामने आए। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम मराठास। मराठास जो थे, यहाँ पर उनकी पावर जो है वो हमें बढ़ती हुई दिखेगी। हालांकि एक टाइम के बाद है कि वो सप्रेस हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक लंबा दौर था या फिर एक लंबा पीरियड था जिस समय में उन्होंने रूल किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे बंगाल के बारे में कि क्या कंडीशन वहाँ पर रही, किसके हाथों में चीज़ें थी। फिर अवध भी इसी तरीके से हम देखेंगे, अवध के बारे में क्या कंडीशन थी। हैदराबाद के बारे में देखेंगे, कर्नाटक के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फिर मैसूर के बारे में देखेंगे कि कौन रूल कर रहा था, किसने कैसे आगे चीज़ों को बढ़ाया। ठीक है। फिर उसकी पावर अगर छीनी तो कैसे छीनी, ये सारी बातें। फिर द राजपूत्स। ठीक है। राजपूत्स हमने देखा कि जब सल्तनत पीरियड आया उस समय उनकी पावर जो थी वो ख़त्म सी हो गई। फिर इसके बाद आगे क्या है, मुगल्स आते हैं, तब भी फिर धीरे धीरे क्या है, ये इमर्ज होते हैं। लेकिन इमर्ज होते तो हैं बट उसका फ़ायदा ये नहीं उठा पाते हैं। तो वो कंडीशंस भी हम यहाँ पर समझेंगे। फिर ये बात आती है द सिख किंगडम। यहाँ पर सिख किंगडम की बात करेंगे कि सिख किंगडम जो है वो कैसे आगे बढ़ती है। न्यू स्टेट्स एंड किंगडम्स स्टार्ट करते हैं। तो नए स्टेट और किंगडम्स क्या जैसे टर्किश बाहर से आए थे ये भी आए होंगे? तो ऐसा तो है नहीं, ये यहीं से बने होंगे। कैसे बने, इनकी बात हम करते हैं। मुगल एम्पायर जो पहले बहुत स्ट्रांग था, अब वो क्या हुआ, धीरे धीरे उसकी पकड़ जो थी कमज़ोर होने लगी, उसकी पावर कमज़ोर होने लगी। क्यों उसकी पकड़ कमज़ोर होने लगी? वो धीरे धीरे टूट रहा था, और जैसे जैसे टूट रहा था वैसे वैसे नए नए किंगडम्स जो थे, नए नए स्टेट्स सामने आने लगे। ऐसे वो कमज़ोर हो रहा था कि जैसे कि उसके जो रूलर थे बहुत अच्छे नहीं थे, पावरफुल नहीं थे, दिमागदार नहीं थे, इंटेलिजेंट नहीं थे। हाँ, इसके अलावा बाहर से बराबर आक्रमण हो रहे थे, ये भी वजह थी। तीसरा कारण ये था कि समय समय पर सत्ता के लिए आपस में ही झगड़े हो रहे थे। ठीक है, जिसने कि उसको पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया। अब पहले मुगल एम्पायर जो था उसने जगह जगह अपनी प्रोविंसेस जो थी वो बना रखी थी, वहाँ पर अपने गवर्नर अपॉइंट कर रखे थे, क्योंकि पूरे को वही एक जगह से हैंडल नहीं किया जा सकता। हाँ, जो प्रोविंसेस बना रखी थी, जो गवर्नर थे, उन पे इनका कंट्रोल पूरा रहता था। ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को हैंडल किया जाता था। अब जब जो प्रोविंसेस के गवर्नर थे उन्हें भी समझ में आने लगा कि यहाँ से पकड़ ढीली हो रही, तो सब अपने आप को क्या करने लगे, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लगे। सेमी या फिर फुल्ली अपने आप को इंडिपेंडेंट वो डिक्लेयर कर रहे थे कि अब उनके ऊपर किसी और का कंट्रोल नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रूल करेंगे। इससे हुआ क्या, सब जगह की पॉलिटिकल सीट एक तरीके से कह सकते हैं वो यहाँ से चल रही थी, वो खाली थी। ठीक है। अब एक तरह से उसमें जान आ गई है ना, कि सब अपना अपना जो है वो चीज़ें संभालेंगे। अब इनमें थे कौन से लोग, जैसे कि हम बात करते हैं बंगाल। ठीक है। बंगाल ने तो यहाँ पर मुर्शिद कुली खां थे गवर्नर, जिन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि वो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। अवध की बात करें, सादत अली खां। ठीक है। हैदराबाद की बात करें, निज़ाम्स थे। मैसूर, हैदर अली थे। राजपूताना, ठीक है, मतलब इधर की तरफ आए हम तो राजपूत्स थे, जैसे कि जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, इनको उन्होंने छुड़ा लिया। अब इसके अलावा इधर बात करें तो जो सिख थे उन्होंने भी क्या किया कि अपना साम्राज्य जो था वो उन्होंने भी फैलाया। ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग जो थे वो सामने आए और इन्होंने नए नए स्टेट्स और किंगडम जो थे वो इस्टेब्लिश किए। यहाँ पर देखिए अलग अलग कलर में आपको दिख रहा होगा। अब इनमें सबसे बड़े जो थे वो कौन थे, मराठास थे। सबसे बड़े इसलिए थे क्योंकि ये पूरा जो आप देख रहे हो ना प्लेस, ये पूरा मराठास ने भर दिया था। बाकी जगह पे क्या था, बाकी जगह पे उनके गवर्नर जो थे वो बैठ रखे थे, और उन्होंने यहाँ पर क्या किया, अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि वो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। बट जो मराठास थे वो रेबेलियन थे। पहले शिवाजी को औरंगजेब ने जब मार दिया, उनके पोते को उसने कैद कर लिया, ग्रैंडसन को,
उसके बाद क्या था, इनको अपॉइंट तो किया नहीं था, यहाँ पर उन्होंने अपने से अपनी सत्ता जो थी वो पाई थी, जो मुगल के अगेंस्ट बहुत बड़े रेबेलियन थे। अब इन्हीं के बारे में आगे हम लोग डिटेल में सारी चीज़ देखते चलेंगे। चलिए, तो अभी हम बात कर रहे थे न्यू स्टेट्स एंड न्यू किंगडम्स की, अब उनके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए अगर कि इस समय में सबसे ज़्यादा पावरफुल जो रीजन था वो थे मराठास, ठीक है। सबसे ज़्यादा पावर रीजनल, जिसके पास रीजनल पावर थी वो थे मराठास। मराठास ही ऐसी एबिलिटी रखते थे कि उस समय मुगल डायनेस्टी जो थी, ठीक है, मुगल रूलर्स जो चल रहे थे, उन्हें हराने की क्षमता किसके पास थी, वो सिर्फ उस समय में मराठास जो थे उनके पास ही थी, ठीक है। जब शिवाजी थे, काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं वो पावरफुल थे, है ना, अच्छों को उन्होंने हराया था। तो शिवाजी के टाइम में अगर देखा जाए, शिवाजी की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो उनके ग्रैंडसन थे शाहू जी, उनको औरंगजेब ने कैद कर लिया था। किसको कैद कर लिया था, शिवाजी के जो ग्रैंडसन थे शाहू जी। बिल्कुल ध्यान से चीज़ों को सुनते और समझते चलिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो शिवाजी के जो ग्रैंडसन थे शाहू जी, उनको औरंगजेब ने कैद कर लिया और उसके बाद कैद ही रखा। लेकिन जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1707, ठीक है, इसको हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी और इस चैप्टर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद शाहू जी को रिलीज़ कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये छूट तो जाते हैं और इसके बाद क्या होता है कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई, पकड़ ढीली होने लगी। अब यहाँ पर भी मराठास जो थे उनमें भी सक्सेसर के लिए क्या होने लगा, उत्तराधिकारी के लिए फाइट होने लगी। उस फाइट में जीता कौन, उस फाइट में जीते शाहू जी, ठीक है। कौन जीता, शाहू जी। तो सत्ता यानी कि इनके पास आई। इनकी हेल्प किसने की थी, इनकी हेल्प की थी बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ जो कि मराठास में ही थे, उन्होंने इनकी हेल्प की थी, जिसकी वजह से बाद में खुश होकर इनकी कह सकते हैं वफादारी जो थी, जो इन्होंने सर्विस की थी, उसके बल पर इन्हें 1713 में क्या किया गया, चीफ मिनिस्टर या पेशवा, उसमें पेशवा बोला जाता था उस पोस्ट को, तो ये पोस्ट जो थी वो इन्हें दे दी गई। अच्छा, जो शाहू जी थे, ठीक है, एक तो जेल में डाल दिया गया था एक लंबे टाइम तक, फिर उसके बाद ये आते हैं, बट इनके पास कह सकते हैं ये बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, बहुत स्ट्रांग नहीं थे, बहुत पावरफुल नहीं थे। लेकिन अपना जो मराठास का रीजन जो था, ठीक है, उसको क्या करना था, बहुत स्ट्रांग बनाना था, ठीक है, कि अब उनके पास से सत्ता जो है वो वापस से ना जाने पाए और अपने एम्पायर को बढ़ाना है, जैसा कि शिवाजी के टाइम में होता था। तो इसके लिए किया ये गया कि जो विश्वनाथ जी थे, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ जो कि पेशवा थे, तो उन्होंने इनकी हेल्प की। यानी कि नाम के लिए रूलर कौन होता था, जो ये शाहू जी थे ये थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, बहुत पावरफुल नहीं थे, तो इसलिए ये नाम के लिए रूलर होते थे। जो भी डिसीजन लिए जाते थे, जो कह सकते हैं एक्चुअल पावर थी, वो किसके पास होती थी, वो पेशवा के पास थी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर पेशवा के द्वारा चीज़ें जो थी वो चलाई जा रही थी, क्योंकि रियल पावर उन्हीं के पास थी। और यहीं से हम देखते हैं जो मराठास थे, मराठा हिस्ट्री जो थी उसका सेकंड फेज़ स्टार्ट होता है। सेकंड फेज़ क्यों स्टार्ट होता है, शिवाजी के बाद ये लोग सप्रेस हो गए थे और यहाँ से फिर पेशवा के बल पर ये लोग फिर से आगे बढ़ते हैं, इसलिए यहाँ से इनकी हिस्ट्री का सेकंड फेज़ स्टार्ट होता है। तो मराठास जो कि अपनी पावर को बढ़ाते जा रहे थे, डोमिनेंस किसका था इस समय में, पेशवास, ठीक है। मेन जो रियल पावर थी वो पेशवास के पास थी, वही क्या कर रहे थे, चीज़ों को चला रहे थे, ठीक है। तो पेशवास का डोमिनेंस था इस समय में। अब इस समय में क्या था, इन्होंने वही पॉलिसी अपनाई जो कि शिवाजी की थी। क्या थी कि अपने एम्पायर को बढ़ाना है, इसीलिए इन्होंने क्या किया, शाहू जी की हेल्प की और उस हेल्प से इन्होंने जो किंगडम थी उसे इस्टेब्लिश किया, किसमें, एक एम्पायर के रूप में, ठीक है। किंगडम से एम्पायर तक का इन्होंने सफ़र जो था वो तय किया। टाइम पीरियड इनका अगर देखा जाए तो 1713 टू 1818, यानी कि लगभग 100 वर्षों तक इनका भी रूल रहा, ठीक है। चलिए, उसके अलावा बालाजी विश्वनाथ जो थे उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया किस चीज़ का, इस समय में जो मुगल्स डायनेस्टी थी वो टूट रही थी, उसका इन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया। जो टेरिटरीज़ औरंगजेब ने शिवाजी से छीन ली थी वो सारी टेरिटरीज़ इन्होंने वापस से ली और फिर वो दे दी किसको, शाहू जी को, क्योंकि शाहू जी रूल कर रहे थे, ठीक है। तो शाहू जी को वो सारी टेरिटरीज़ दे दी और इस हिसाब से उन्होंने मराठास जो थे उनकी प्रेस्टीज एंड पावर जो थी वो काफ़ी बढ़ाई, ठीक है। मराठास जो थे उसके अलावा इन्होंने 2 तरह के टैक्स भी लगाए, ठीक है। एक तरह से कहते हैं उगाही करना, ठीक है, लेवी।
लेवी टैक्सेस जो थे इस तरीके के लगाए, जिसका नाम था चौथ और सरदेशमुखी। ठीक है, क्या नाम था? चौथ और सरदेशमुखी। ये किस पे लगाए गए? मुगल प्रोविंसेस पे लगाए गए। ठीक है, अच्छा, मुगल कैसे आसानी से दे देंगे? वो दे देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि इन्होंने जो चौथ और सरदेशमुखी लगाई क्या थी वो भी समझेंगे, और क्यों ये दे देंगे ये भी समझ में आ जाएगा आपको। चौथ ये था कि जहाँ पर भी मराठास का मानना था कि ये प्रोविंस जो थी, ये प्रांत जो था, ये पहले हमारा था, बट यहाँ पर अभी मुगल जो हैं वो रूल कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप रूल कर रहे हैं तो आपको हमें देना पड़ेगा चौथ। ठीक है, तो यहाँ पर वो लोग रेडी हो गए देने के लिए। नहीं देंगे तो मराठास इस समय बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, तो इसलिए इन्हें देना पड़ा। इसके अलावा कुछ और मुगल प्रोविंसेस जो थी, ठीक है, उन पे लगाया गया सरदेशमुखी। अब ये सरदेशमुखी क्या था? सरदेशमुखी ये था कि जो लोग, ठीक है, जो मुगल डायनेस्टी या कि कह सकते हैं मुगल प्रोविंसेस जो हैं, जो नहीं चाहती हैं कि मराठास आके उनके ऊपर अटैक करें, वो उससे बचने के लिए सरदेशमुखी उन्हें पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह के 2 टैक्स जो थे वो लगाए गए। इस लगाया गया कि अपने पास जो है वो धन आता रहे, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, लोगों के रहने खाने हर चीज़ की व्यवस्था करना है, जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा धन की आवश्यकता है, और उसी के लिए उन्होंने चौथ और सरदेशमुखी मुगल प्रोविंसेस पे लगाए। मराठा जिनकी पावर बढ़ती जा रही थी, इसी दौरान बालाजी जिन्होंने 1719 में दिल्ली की तरफ कूच किया। ठीक है, बालाजी समझ गए आप लोग, जो पेशवा विश्वनाथ बालाजी। ठीक है, तो ये क्या किए? दिल्ली की तरफ गए। किस लिए गए? सैयद ब्रदर्स वहाँ पर थे, उनकी हेल्प करने के लिए गए। किस लिए? कि उस समय जो मुगल एम्परर था फर्रुखशियर, उसको ओवरथ्रो करना है, इसलिए हेल्प करने के लिए गए, और यहाँ वहाँ जाकर उन्होंने उनकी हेल्प भी की और उन्हें ओवरथ्रो किया। ठीक है, फर्रुखशियर अगर आपको याद होगा तो पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था इस बारे में कि जो हम लोगों ने देखा 1707 से लेके 1857 तक के बीच के जो रूलर्स रहे, ठीक है, बहादुर शाह से बहादुर शाह जफ़र तक के, उसी में बीच में एक नाम आता है फर्रुखशियर, जिन्होंने 1713 टू 1719 तक का शासन किया था। ठीक है, यानी कि इस समय में इनकी तरफ से जब इन्होंने हेल्प की तो उसे ओवरथ्रो वाकई में कर दिया गया। अब इसके बाद जो मराठास थे इस समय तक ऐसी पावर बन गए थे कि जिनको हराना सभी के लिए बहुत मुश्किल था। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं वाली लाइन फिट बैठती है कि अब इनसे किसी को पंगा नहीं लेना है, ये कंडीशन उनकी हो गई थी। ओके, बालाजी लेड द फाउंडेशन ऑफ पेशवाज हेरिडिटेरी डायनेस्टिक रूल बाय बाजीराव फर्स्ट। अब यहाँ से जो पेशवाज थे, अब इनका रूल शुरू हो जाता है, यानी कि वंशानुगत शासन जो होगा वो ले लिया गया अब किसके हाथ में? पेशवाज जो थे इनके हाथ में। और यहाँ पर जो बालाजी विश्वनाथ थे, इनके बेटे बाजीराव फर्स्ट को पहला रूलर यहाँ पर पेशवाज का बनाया जाता है, मतलब पेशवाज की तरफ से। ठीक है, तो बाजीराव फर्स्ट जो थे वो रूलर बने। वो भी अपने फादर की तरह बहुत ही स्ट्रांग थे, मिलिट्री जीनियस थे, यानी सैन्य प्रतिभा जो थी वो उनके अंदर बिल्कुल कूट कूट कर कह सकते हैं भरी थी, बहुत ही स्ट्रांग थे। और इनके ही अंडर में, ठीक है, इनका बोल्ड एंड डायनेमिक लीडरशिप जो थी, ठीक है, किसकी? बाजीराव फर्स्ट की, जिसकी वजह से जो मराठा कह सकते हैं किंगडम थी और वो मराठा एम्पायर में चेंज हो गया। इस दौरान एक बड़ा चेंज जो है वो देखने को मिलता है, या फिर एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आता है। वो ये आता है कि कुछ प्रोमिनेंट मराठा फैमिलीज़ जो हैं वो सामने आती हैं, यानी कि कुछ प्रमुख मराठा फैमिलीज़ सामने आती हैं, जैसे कि सिंधियाज, होलकराज, भोसलेस एंड गायकवाड्स, ये सामने आते हैं। अब जाहिर सी बात है जब अलग अलग फैमिलीज सामने आई तो हो सकता है इनके बीच में तलवारें खिंच जाए, है ना, कि आपस में फाइट हो कि जो सत्ता है वो हमें लेनी है। तो इससे बचने के लिए पेशवा ने एक तरीका निकाला कि जो मुगल प्रोविंसेस हैं, ठीक है, ईस्ट वाइल मुगल प्रोविंसेस, जो पहले की मुगल प्रोविंसेस है, उनमें क्या किया कि इसी फैमिली से हेड जो है वो अलग अलग प्रोविंसेस का बना दिया गया। ठीक है, अब इन हेड को हेड करने के लिए भी कोई चाहिए, ठीक है, जिनका चीफ कौन बना? उनका चीफ बना पेशवा खुद। ठीक है, कि वो क्या करेगा? इन फैमिलीज़ को हेड करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा पावर इन फैमिलीज़ के ही पास थी, बट उनसे हेड करने के लिए पेशवा जो था वो बना, और इसे कहा गया लूज यूनियन। लूज यूनियन इसलिए कहा गया क्योंकि ये बटे हुए थे। ठीक है, तो उसका ऑफिशियल हेड जो था वो कौन बना? पेशवा बना, जिसे कि ये जो कह सकते हैं मराठा चीफ जो थे, ठीक है, इन्हें जाना गया किसके नाम से? मराठा कन्फेडरेसी, यानी कि मराठा संघ के नाम से जाना गया। बाजीराव फर्स्ट, इसके बाद
कौन आता है, इनका कोई उत्तराधिकारी भी होगा, तो आते हैं बालाजी बाजीराव। देखिए इसके बाद क्या होता है, शाहू जी जो थे उनकी डेथ हो गई, बालाजी बाजीराव आते हैं, शाहू जी की डेथ हो गई। शाहू जी की डेथ होने के बाद क्या होता है, पहले इन्होंने सत्ता जो थी पूरे तरह से अपने हाथ में ली थी, जो रियल पावर थी वो इनके हाथ में थी। इन्होंने घोषित कर दिया था कि ये पद जो होगा वो वंशानुगत होगा, लेकिन अभी तक हेड जो थे वो शाहू जी थे। शाहू जी की जब डेथ हो गई तो फिर ऑफिशियली हेड जो था, ठीक है, ऑफिशियली हेड नहीं बने थे, उनकी डेथ के बाद ऑफिशियली हेड जो थे मराठा एम्पायर के, ये पेशवाज जो थे वो बन गए। ठीक है, अब इसके बाद पूना, जिसे कि पुणे के नाम से जानते हैं, उसे इन्होंने, जो कि इनका हेडक्वार्टर था पहले, उसे इन्होंने बनाया अपनी कैपिटल। ठीक है, तो यानी कि मराठा एम्पायर जो था उसकी कैपिटल क्या थी, पूना। ठीक है, उसे, और जो आगे हम देखते हैं बालाजी बाजीराव आते हैं, और या फिर मराठास जो कह लें, तो इन्होंने अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी जो है वो जारी रखी। ऐसा नहीं कि काफ़ी किंगडम जो है वो अपने पास हो गई, अब क्या करेंगे, अब उतने पे ही रुक जाते, लेकिन वो क्या करें, अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी जो थी उसको उन्होंने जारी रखा। ठीक है, किसने, बालाजी बाजीराव, जो कि अब रूलर बन गए थे, इन्होंने वो नीति जारी रखी। अच्छा, जारी रखते रखते कह सकते हैं एक्सपेंशन इनका इतना बढ़ता गया कि नॉर्थ की तरफ ये कह सकते हैं मेरठ तक चले गए थे, यानी कि नॉर्थ जिधर की तरफ मुग़ल एम्पायर जो थे, ठीक है, वो रूल कर रहे थे, उनकी जहाँ जहाँ जिन भी प्रोविंसेस पे वो थे, ठीक है, या फिर जिन भी स्टेट्स पे थे मुग़ल एम्पायर, वहाँ पर उनकी जो पावर थी या उनका जो सिंहासन था उसके पीछे पूरी पावर किसकी थी, इन्हीं मराठास की थी। क्यों, क्योंकि जब चाहे तब वो इन्हें ओवरथ्रो कर सकते थे, लेकिन वो इनके पीछे बैठे थे कि ठीक है तुम शासन करो और एक टाइम के बाद हमारे पास रेवेन्यू पहुँचाते जाओ। ठीक है, तो यानी कि उनके जो थ्रोन थे, उनका जो सिंहासन था, उसके पीछे पूरी पावर किसकी थी, मराठास की थी। तो मराठास की एक्सपेंशन पॉलिसी जो थी वो लगातार चलती रही, और इसी तरह आगे बढ़ते हुए इन्होंने पंजाब को कॉन्क्वेस्ट कर लिया। पंजाब को कॉन्क्वेस्ट तो कर लिया, लेकिन वहाँ से उनके सामने एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है, या एक बड़ा संघर्ष सामने आता है, किसके रूप में, अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली, बहुत ही क्रूअल और बहुत ही पावरफुल। ठीक है, तो ये इसके साथ इनका संघर्ष होता है, लड़ाई होती है, जिसे कि हम जानते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। ठीक है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं रखना है, बिल्कुल याद रखना है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था, तो हुआ था ये 1761 में, और किसके बीच में हुआ था, अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट कब हुआ था, फर्स्ट हुआ था आपका 1526, फर्स्ट हुआ था 1526, किसके बीच में, अकबर और इब्राहिम लोदी। सेकंड हुआ था हेमू और अकबर के बीच में, ये हुआ था 1556। ठीक है, एंड थर्ड आपका 1761। बिल्कुल क्लियर रखिएगा किसके बीच में कौन सा हुआ था, ठीक है, किस ईयर में। चलिए, अब इसके बाद यहाँ युद्ध तो शुरू हो गया, फाइट शुरू हो गई, लेकिन जीतता कौन है, जीतता यहाँ पर अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी तरह से कह सकते हैं जीत जो हुई वो हुई अब्दाली की, और यहाँ से जो मराठा जिनका एम था अपने एम्पायर को बढ़ाना, मुगल्स को हटाना, वो यहाँ से क्या होता है, उनका एम पूरी तरह से टूट जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी हार इनके हाथ में लगती है, और कह सकते हैं कि इस पानीपत बैटल में उनका वो एम जो था वो पूरी तरह से स्कैटर्ड हो गया था। ठीक है, लेकिन अहमद शाह अब्दाली, या कह सकते हैं कि जब ये अफ़गान रूलर जो था, ठीक है, इसको जीत तो मिली, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा नहीं उठा पाया। क्यों नहीं उठा पाया, क्योंकि टेरिटरीज़ जो थी वो जगह जगह से बहुत कमज़ोर हो गई थी, और इसी वजह से अब एंट्री थी किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, तो यानी कि जो फ़ायदे थे अब उनके हाथ में थे। अफ़गान रूलर जो था अहमद शाह अब्दाली, उसने इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाया। अब हम बात करेंगे बंगाल। बंगाल के लिए अगर बात करें तो ये रिचेस्ट प्रोविंसेस थी। ठीक है, मुग़ल एम्पायर की रिचेस्ट प्रोविंसेस थी कौन, बंगाल। यहाँ का गवर्नर कौन था, यहाँ का गवर्नर था मुर्शिद कुली खां। ठीक है, ये यहाँ का गवर्नर था, इसके कंट्रोल में चीज़ें, मतलब इसको यहाँ पर गवर्नर बनाया गया था। अब क्या हुआ, जो मुग़ल एम्पायर थे उनकी पकड़ जब ढीली होने लगी, ठीक है, वो जब कमज़ोर होने लगे, तो यहाँ पर जब अलग अलग प्रोविंसेस जो थी उनके जो गवर्नर थे वो अपने आप को डिक्लेयर कर रहे थे इंडिपेंडेंट या सेमी इंडिपेंडेंट। इसी दौरान मुर्शिद कुली खां जो था उसने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया कि अब उसके ऊपर किसी भी एम्पायर का कंट्रोल नहीं रहेगा। ठीक है, इंपीरियल कंट्रोल अब उसके ऊपर नहीं रहेगा, वो फ्री होकर काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसने डिक्लेयर कर दिया। लेकिन इतने के बाद भी वो ये उसने जारी रखा मुग़ल एम्पायर को, ठीक है, एक
ट्रिब्यूट जो था, एनुअल ट्रिब्यूट जो था वो पे करना इसने जारी रखा। हो सकता है वो कई रीज़न हो सकते हैं कि उनके अंडर में काम कर रहा था, दूसरा ये भी हो सकता है कि वो इसके ऊपर अटैक करके चीज़ें इसके हाथ से न छीन ले, इसलिए एनुअल ट्रिब्यूट जो था वो उन्हें ये पे करता रहा। ठीक है, मुर्शिद कुली खां जो था उसने क्या किया, बंगाल को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के खतरों से बचाया। ठीक है, मतलब उससे सेव किया, अपनी बाउंड्रीज जो थी वो स्ट्रॉन्ग उसने की। इसके अलावा स्टेबिलिटी जो थी वो इस्टेब्लिश की, प्रॉस्पेरिटी जो थी वो इस्टेब्लिश की, एंड पीस। ठीक है, ठीक है, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, एम्पायर इन द स्टेट। ठीक है, तो उसने इस स्टेट में ये चीज़ें जो थी वो इस्टेब्लिश की। अलीवर्दी खां वॉज द मोस्ट कैपेबल ऑफ हिज सक्सेसर्स। ठीक है, तो उसके जो उत्तराधिकारी थे उनमें से अलीवर्दी खां जो था वो क्या था, सबसे ज़्यादा कैपेबल उसका सक्सेसर था। उसके अलावा ही इनकरेज इंडियन एंड फॉरेन बिजनेस टू प्रमोट ट्रेड। ठीक है, कौन, अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां जो था इसने ये समझा, फॉरेन ट्रेड की इंपॉर्टेंस उसको समझ में आई, उसको समझा उसने, और इसी ने लिए उसने जो इंडियन ट्रेडर्स थे या मुस्लिम ट्रेडर्स थे उसने उन्हें इनकरेज किया, किस लिए, फॉरेन ट्रेड के लिए। इंडियन और मुस्लिम ट्रेडर को अलीवर्दी खां ने इनकरेज किया कि वो ट्रेड करें, फॉरेन ट्रेड करें, लेकिन वह उसी दौरान जो फ्रेंच और कह सकते हैं कि ब्रिटिश ट्रेडर्स थे वो अपना फैक्ट्री सेटअप जो था वो लगाना चाहते थे। कहाँ पर, कलकत्ता और चंद्रनगर, आज का कोलकाता उस समय का कलकत्ता। ठीक है, इन जगहों पर वो अपनी फैक्ट्रीज लगाना चाहते थे। ठीक है, तो उनकी इस डिमांड को या परमिशन जो थी उसे इसने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो फैक्ट्री नहीं लगा सकते हैं। हालांकि वो उनका जो अल्टीरियर मोटिव था, मेन मोटिव जो था कि उन्हें कब्जा करना था, कॉन्क्वेस्ट करना था, उसे वो नहीं जानता था, बट सेटअप लगाने से उसने फिलहाल मना कर दिया। अच्छा, इसके अलावा क्या था, नवाब ऑफ बंगाल जो कि उनकी बातों को वो नहीं समझ सके, जो उनका मोटिव था। उनको ऐसा लगता था कि ये जो ट्रेडिंग कंपनी है ये तो ट्रेड के लिए आई है। ठीक है, हमारे ऊपर वो कब्जा थोड़ी करेगी, वो तो बस ट्रेड के लिए आई है, वो ट्रेड करेंगे और जाएंगे, तो ये कभी भी हमें या हमारी पावर को वो चैलेंज नहीं करेंगे, ऐसा उसका मानना था। और इसी वजह से जो उसकी आर्मी थी, लोग अंदर तो आ रहे थे बट जो आर्मी थी उसे उसने स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई भी स्टेप नहीं लिए। ठीक है, ब्राइबरी वॉज ऑल्सो रैम्प्ड। ठीक है, तो इस समय में क्या था कि भ्रष्टाचार कह सकते हैं, करप्शन जो है वो तो था ही। ठीक है, हर स्टेज पे अलग अलग लोगों के बीच में ये था, ये चीज़ें चल रही थी। कुछ लोग जो थे वो सपोर्ट में भी मिल गए, किसके, जो ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, दीज वीकनेस मेड द ब्रिटिश अ विक्टिम ऑफ अग्रेसिव इम्पीरियलिस्ट एम्बिशियस पॉलिसीज़। ठीक है, तो वो लोग वाकई ट्रेड के लिए पहले आए थे, लेकिन उन्होंने जब ये चीज़ें देखी यहाँ किस तरीके से चल रही हैं, बहुत मजबूती नहीं है, लोग आपस में भी कह सकते हैं कि यूनिटी नहीं है, तो इस वजह से वो एम्बिशियस होने लगे कि अब इस पर हमें कब्जा करना है। ठीक है, तो ये जो वीकनेस थी उसने इन्हें बढ़ावा दिया। अब बात करते हैं हम अवध की। तो जैसे जैसे मुगल एम्पायर जो थे कमज़ोर होते जा रहे थे, वैसे वैसे अलग अलग प्रोविंसेस के गवर्नर जो थे अपने आप को डिक्लेयर कर रहे थे इंडिपेंडेंट। उसी में एक नाम आता है अवध, जहाँ की जो प्रोविंसेस थी मुग़ल, उसका जो कह सकते हैं गवर्नर था वो कौन था, वो था सादत खां। ठीक है, सादत खां बहुत ही इंटेलिजेंट था, बहुत ही एफिशिएंट था, तो उसने क्या किया, यहाँ पे फाउंडेशन रखी इंडिपेंडेंट स्टेट की। ठीक है, ठीक, तो अभी काफ़ी कुशल था ये। ठीक है, इंटेलिजेंट भी था, जिसकी वजह से आगे इसने एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले वहाँ पर इस्टेब्लिश किया। ठीक है, यानी कि एक कुशल एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो उसने इस्टेब्लिश किया। इसके अलावा मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर जो था उसे उसने मेंटेन किया। साथ ही साथ जो रेवेन्यू आता था, ठीक है, उसमें उसने सुधार किया, रेवेन्यू जो कलेक्ट किया जाता था उसमें सुधार किया। एंड मेंटेन्ड हिज आर्मी, अपनी आर्मी को उसने मेंटेन किया कि कभी भी किसी का भी अटैक हो तो उससे बचा जा सके, उससे लड़ा जा सके, इसलिए अपनी आर्मी को मेंटेन किया। सादत खां के बाद उत्तराधिकारी बनता है उनका नेफ्यू, जिसका नाम होता है सफदरजंग। ठीक है, सफदरजंग के बाद उनका बेटा आता है गद्दी पर, शुजाउद्दौला। ठीक है, तो इस तरह नवाब जो यहाँ पर शासन कर रहे थे, ठीक है, तो वो बड़े ही कह सकते हैं शांति से वो शासन हो रहा था, जिसकी वजह से एक लंबे टाइम तक वहाँ पर पीस एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो थी वो बनी रही, जिसकी वजह से आगे क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पर एक विशिष्ट लखनवी कल्चर जो है वो डेवलप होता है। ठीक है, उस कैसे वो कह सकते हैं कि उसका डेवलपमेंट होता है। आज के टाइम में भी अगर सुने तो लखनवी कल्चर जो है वो काफ़ी रिच माना जाता है ना, वो चीज़ वहाँ पर डेवलप हुई। ठीक है, इसके अलावा लखनऊ जो है एज अ कैपिटल, ठीक है, आज के टाइम में भी क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो, ठीक है, कैपिटल है।
कौन? लखनऊ। तो लखनऊ जो है आगे ग्रो किया कैपिटल सिटी, सेंटर ऑफ क्रिएटिव एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर के रूप में आगे देखा जाता है। चलिए बात करते हैं हैदराबाद। ठीक है, लखनऊ नवाबों का शहर, हैदराबाद निज़ामों का शहर। ठीक है, तो निज़ामों के शहर हैदराबाद की बात करेंगे। अब इसकी फाउंडेशन जो थी वो किसने रखी गई थी? वो यहाँ के वायसराय जो थे जिनका नाम था निज़ाम उल मुल्क आसफ ज़ा। कब? 1724 में। कब रखी थी फाउंडेशन? 1724। देखिए जितने भी हम पढ़ते जा रहे हैं ना, हर उसका आपको क्या करना है, फाउंडेशन किसने रखी और कौन सबसे स्ट्रॉन्ग था, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, और कब रखी गई? तो इसकी फाउंडेशन जो थी 1724 में रखी गई मुगल वायसराय के द्वारा, जिसका नाम था ये। ठीक है, ठीक। उसने अपनी स्ट्रेंथ जो थी, अपनी पोजीशन जो थी, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया? सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था, ठीक है, उसे एफिशिएंट बनाया। उसके अलावा करप्शन जो था उसको हटाया। इसके अलावा प्रमोटिंग ट्रेड को प्रमोट किया और किंगडम जो था, चाहे आंतरिक चाहे बाहरी खतरे, दोनों तरीके से उसने उसे सुरक्षित किया। अच्छा, जैसा कि हम लोग अभी बाकी के जो स्टेट्स के बारे में देख रहे थे, प्रोविंसेस के बारे में, वहाँ पर क्या था, सभी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो कह सकते हैं ये निज़ाम थे, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं किया था, लेकिन फिर भी एक इंडिपेंडेंट रूलर की तरह इन्होंने बराबर शासन किया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसके अलावा कंट्रोल ऑफ हैदराबाद बिकेम फॉर द ब्रिटिश एंड फ्रेंच कंपनीज आफ्टर द डेथ ऑफ आसफ ज़ा। तो इन्होंने आसफ ज़ा, जो कि यहाँ पर अभी हमने पूरा नाम देखा था, तो इन्होंने बाकी काम तो बड़े अच्छे अच्छे किए, लेकिन एक टाइम के बाद क्या है, डेथ होगी, तो इनकी डेथ हो गई। इसके बाद क्या हुआ, इनके जो उत्तराधिकारी हैं उनमें आपस में लड़ाई होने लगी। अब जाहिर सी बात है, जिस भी प्रोविंस में, ठीक है, जिस भी स्टेट में, प्रोविंस में, जिस भी कंट्री में आपस में ही लड़ाई होती है, वो क्या होता है, वो कमज़ोर होता जाता है। और इसी वजह से जो फ्रेंच एंड ब्रिटिश ट्रेडर थे, उनके लिए एक सॉफ्ट टारगेट बन गया हैदराबाद। अब बात करेंगे द कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटका, जो कि देखा जाए कि उस पर जैसे डेक्कन के कई सूबे थे, उनमें से एक था कर्नाटका पे उस समय कंट्रोल था हैदराबाद के निज़ाम का। हालांकि निज़ाम का यहाँ पर कंट्रोल तो था, एक टाइम के बाद यहाँ के जो नवाब थे उन्होंने अपने आप को इनके कंट्रोल से फ्री कर लिया और उसके बाद यहाँ पर इस्टेब्लिश किया हेरिडिटेरी रूल। ठीक है, कि यहाँ पर एक वंशानुगत शासन जो है वो चलेगा। ठीक, यानी कि फैमिली के लोग जो हैं जिस तरीके से वही राजा बनते जाते हैं, तो उनका शासन रहता है, ये किया। लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल लड़ाइयाँ जो थी वो होती रहीं, साथ ही साथ कह सकते हैं सक्सेसर जो वॉर्स होती हैं वो चलती रहीं, कि आपस में ही युद्ध होते रहे गद्दी पर बैठने के लिए। जिसने क्या किया, इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होने दिया, स्टेबल नहीं होने दिया, और इसी वजह से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी यहाँ पर बनी रही। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, जब कोई भी स्टेट जो है, ठीक है, वहाँ पर क्या है, प्रोविंस स्टेट जो भी कह लीजिए, वहाँ पर स्टेबिलिटी जो है वो नहीं बनी है, तो जो उस पर आगे कह सकते हैं कि आंखें गड़ाए बैठा है, उसे अपना कब्जा करने बैठा है, तो उसको यहाँ पर एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यही चीज़ यहाँ पर हुआ कि यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया। किसने उठाया? यूरोपियन कंपनीज, जो कि वैसे भी कॉन्क्योर हर किसी को करना चाहती थी, तो उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। अब बात करते हैं मैसूर। तो विजयनगर, जो कि एक बहुत बड़ा एम्पायर था, वो टूटा। उसके टूटने से कई किंगडम्स बनी। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है विजयनगर। ठीक है, एक पूरा बड़ा सा एम्पायर, कुछ कमज़ोरियाँ रहीं, कुछ खामियाँ रहीं, जिसकी वजह से ये टूट गया। ठीक, अब इसके टूटने की वजह से क्या हुआ, कई किंगडम्स जो थे वो यहाँ पर बन गए। अब जो किंगडम होते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये वाला किंगडम है, हर कोई सोचता है कि अब मैं इस पे अटैक करूं और अपने कब्जे में ले लूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, इधर अटैक करूं, फिर आगे बढ़ूंगा, हर कोई ऐसा सोचता है। तो इस वजह से आपस में ये किंगडम्स जो थे उनमें आपस में झगड़े हर समय होते रहते थे। ठीक है, इसी दौरान इसी में से एक था कौन? मैसूर। ठीक है, मैसूर जो था उस पर भी बराबर हमले होते थे। मान लीजिए मैसूर ये वाला पोर्शन है, ठीक है, अब इस पर बराबर अटैक तो होते थे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ थी, इतने अटैक के बावजूद इसने अपनी इंडिपेंडेंस जो थी वो मेंटेन रखी। और सिर्फ मेंटेन ही नहीं रखी, 18वीं सेंचुरी के मिड में देखा जाता है कि साउथ की तरफ जो किंगडम्स हैं उनमें से सबसे पावरफुल किंगडम के रूप में ये इमर्ज होता है। कौन? मैसूर। इसकी लीडरशिप किसके हाथ में थी? इसकी लीडरशिप थी हैदर अली के हाथ में। हैदर अली जो कि कौन थे? एक सिंपल से सोल्जर थे, और कह सकते हैं कि इनकी एफिशिएंसी ऐसी थी, या फिर कह सकते हैं कि इनकी एबिलिटी इतनी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ये
सोल्जर रैंक से आगे जनरल रैंक तक इनका प्रमोशन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये अपनी लीडरशिप में इसे काफ़ी मजबूत करते हैं। तो हैदर अली, जो कि देखा हमने कि सोल्जर से लेकर जनरल तक का सफ़र उन्होंने तय किया और काफ़ी ज़्यादा अपने को स्ट्रॉन्ग किया उन्होंने, और इस दौरान जो वहाँ पर रूल कर रहा था यानी मैसूर में, उसे उन्होंने ओवरथ्रो किया और उसकी गद्दी पर खुद बैठ गए। आपको पता होगा कि साउथ की तरफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अपने पैर पसार रही थी, यानी कि अपना विस्तार कर रही थी, तो उसके ये स्टॉन्च ओपोनेंट के रूप में सामने आए। हैदर अली आगे इनका कोई उत्तराधिकारी भी होगा, तो यहाँ पर उनका सक्सेसर जो था वो इनके बेटे थे टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान आपने काफ़ी नाम भी इनका सुना होगा, काफ़ी फेमस रहे। ठीक है, जिन्होंने प्रूव किया अपने आप को कि ये एक वर्दी सक्सेसर हैं। ठीक है, अब इसके लिए इन्होंने क्या किया कि इन्हें पता था कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपने को बहुत तेज़ी से एक्सपेंड कर रही है, ठीक है, लोगों पे कब्जा कर रही है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, समझा उस चीज़ को, रिकॉग्नाइज़ किया कि सबसे पहले क्या करना है, जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें सुधार करना है। ठीक है, जिसके लिए इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी उसमें काफ़ी सुधार किया, जैसे कि देखा जाए कि जो आर्मी थी उसे मॉडर्नाइज़ किया और साथ ही साथ इकॉनमी को इन्होंने स्ट्रॉन्ग किया। इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्यों? क्योंकि अपने जो लोग हैं उनकी ज़रूरतें पूरी करना, साथ में जब फाइट होगी तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बहुत सारे रिसोर्सेज वहाँ पर खर्च होते हैं जिसके लिए इकॉनमी चाहिए, तो इन्होंने अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग किया यहाँ पे। ठीक है, कैसे स्ट्रॉन्ग किया? जैसे कि इंडस्ट्रीज़ जो थी तब तक स्टार्ट हो ही चुकी थी, ठीक है, तो इस इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने बढ़ावा दिया। इसके अलावा एग्रीकल्चर के लिए लोगों को इनकरेज किया और ट्रेड के लिए इनकरेज किया कि जहाँ से जैसे जैसे हो सके पैसे आ सकें या फिर कह सकते हैं वेल्थ आ सके, उस तरीके के काम इन्होंने किए। ब्रिटिश पावर जो थी उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज थे उस समय में। ठीक है, उन्होंने इनसे बड़ी मजबूती से, ब्रिटिश जो पावर थी उससे बड़ी मजबूती से इन्होंने आगे फाइट की। अब बात करते हैं द राजपूत्स। तो राजपूत्स में देखा जाए तो राजपूत किंगडम्स जो थी उन्होंने भी जब देखा मुगल एम्पायर की जो पकड़ है वो ढीली पड़ रही है, तो उसके बाद इन्होंने भी कुछ जो स्टेट्स थे उनके लिए क्लेम किया और उन्हें अपने कब्जे में ले लिया, जैसे कि जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य से क्या रहा कि इसे वो कायम नहीं रख सके। क्यों नहीं कायम रख सके? जैसे कि पहले ये आपस में बटे हुए थे, अभी भी इनमें यूनिटी बिल्कुल नहीं थी, अभी भी ये आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। इनके अंदर कह सकते हैं मैं था कि मैं सबसे आगे, मैं सबसे बड़ा, बस इसी में ये रह गए और अगले से फाइट करने की जगह, ठीक है, अगले से बचने के तरीके सोचने की जगह ये लोग आपस में ही फाइट करते रहे। इसके अलावा मुगल्स जो थे वहाँ पर करप्शन बहुत हो रखा था, जिसकी वजह से इनकी कोर्ट में जो फाइट वगैरह होती रही, जो करप्शन होता रहा, बस इसी पे इनका ध्यान रहा। ये उसके लिए बिल्कुल अवेयर नहीं हुए कि जो आगे आने वाला खतरा है यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, और इस वजह से ये अपनी चीज़ जो थी वो बचा नहीं सके। ये जो आगे हमने देखा कि खालसा मिलिट्री कह सकते हैं, एक उनकी टीम जो बनी, ठीक है, जिसको कि खालसा कहा गया, उनको आगे 12 मिसल में डिवाइड किया। 12 मिसल यानी कि जैसे कह सकते हैं बहुत ज़्यादा नंबर्स में लोग हैं तो उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। अब हर ग्रुप को संभालने के लिए हर ग्रुप से एक एक लीडर जो है वो बना दिया जाता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी 12 मिसल जो बनी थी उनको हैंडल करने के लिए या उनको हेड करने के लिए एक एक चीफ जो था वो अपॉइंट हो गया, हर ग्रुप के लिए अलग अलग। ठीक है, उसी में से एक चीफ थे, सिख चीफ थे, जिनका नाम था रंजीत सिंह, जो कि बहुत उनकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से लोगों को हैंडल करते थे और लीडरशिप उनके अंदर कह सकते हैं जन्म से थी। ठीक है, पॉलिटिकल लीडरशिप उनके अंदर जन्म से ही थी। तो उन्होंने किया क्या कि जो वेस्ट की तरफ के, सतलज के वेस्ट की तरफ के सिख चीफ थे उनको उन्होंने एक तरह से अपने कंट्रोल में लिया, सब्जुगेशन, उनका दमन किया यानी कि, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक ट्रीटी जो थी वो साइन की। किसके साथ ट्रीटी साइन की? ट्रीटी उन्होंने साइन की जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल, कौन? लॉर्ड मिंटो, ठीक है, उनके साथ इन्होंने एक ट्रीटी साइन की जिसका कि नाम था सदा दोस्ती, ठीक है, या फिर परपेचुअल फ्रेंडशिप। ठीक, तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि ये इनके बीच की जो ट्रीटी हुई उसका क्या नाम था, या फिर कह सकते हैं कि परपेचुअल जो ट्रीटी थी, फ्रेंडशिप ट्रीटी जो थी वो किसके किसके बीच में हुई, बिल्कुल याद रखना है। अब ये ट्रीटी किस लिए साइन की गई? ये साइन इसलिए की गई कि यहाँ पर इनके बीच में ट्रीटी हुई कि ये दोनों जो हैं यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख जो हैं, ठीक है, तो यहाँ पर माना गया सतलज रिवर जो थी उसे एक बाउंड्री माना गया। ठीक है, इन दोनों के बीच की ये बनी बाउंड्री, जहाँ पर ये एक्सेप्ट किया गया दोनों की तरफ से कि बाउंड्री के एक तरफ
जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो रहेगी, दूसरी तरफ सिख रहेंगे। दोनों एक दूसरे के मामले में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी रेडी हो गई कि वो सिख मामले जो भी रहेंगे उसमें वो बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। इस तरह से ये अपना साम्राज्य जो था वो बढ़ाते गए, ईस्ट से नॉर्थ हर तरफ ये बढ़ाते गए। और यहाँ तक कि जब इनकी डेथ हुई, यानी कि रणजीत सिंह की जब डेथ हुई 1839 में, ठीक है, उस समय तक वो उन्होंने अपना एम्पायर इतना बड़ा कर लिया था कि खैबर पास, यानी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का पोर्शन है, तो वहाँ से, उस समय तो पाकिस्तान और सब अपने में ही था, ठीक है, तो वहाँ से लेकर उसके बाद साउथ की तरफ सिंध में, यहाँ तक इन्होंने अपनी टेरिटरी जो थी वो स्ट्रॉन्ग कर ली थी, ठीक है। यानी कि इस समय तक सिख जो थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। तो बच्चों, इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्नर हब। लर्नर हब फ्री है पर बेस्ट है।